हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सक्सेस जोन टेक्निकल क्लासेस। और आप यहां पर फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, बेल्डर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको ऑनलाइन पेपर भी यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि अभी टोटल फ्री चल रहे हैं। तो आप जुड़े रहिए सक्सेस जोन के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक भी प्रोवाइड कराई गई है, जहाँ से आप जुड़कर काफ़ी सारी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं और एग्जाम भी दे सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको और भी काफ़ी सारे जो वीडियोस मैंने बनाई हुई, उन वीडियोस के बारे में भी आपको लेथ मशीन के जैसे चेंज गियर है, चेंज गियर कैसे गणना करते हैं, कैसे निकालते हैं, तो वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया गया है। वहाँ से आप निकाल कर, वहाँ से आप सर्च करके और हमारे वीडियोस देख सकते हैं। बने रहिए सक्सेस उनके साथ। वीडियो को फटाफट जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले और भी वीडियोस और आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी के साथ साथ उनके सिलेबस की भी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। हमने यहाँ पर शुरुआत किया है UPSSC नंबर 1 का जो क्वेश्चन पेपर है, मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, UPSSC की 1 नंबर का जो पेपर है, जो आपका असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का जो पेपर होने वाला है, उस पेपर को लेकर हमने ये वीडियो बनाई हुई है, और हमने ऑनलाइन एग्जाम भी इस पेपर को लेकर लिया हुआ है। यदि आप इसको ऑनलाइन एग्जाम के रूप में देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक प्रोवाइड कराई गई है, जहाँ से आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। और यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम लिंक में विजिट करना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन है हमारा। एक माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि प्लस 0.01 मिलीमीटर है। 0.175 मिलीमीटर की माप लेने के लिए माइक्रोमीटर का पठन क्या होना चाहिए? तो डियर गाइस, पुनः एक बार इंग्लिश में एक बार इसको देख लेते हैं। वन माइक्रोमीटर हैज अ जीरो एरर ऑफ प्लस 0.01 mm. व्हाट इज द रीडिंग ऑफ अ माइक्रोमीटर टू मेजर 0.175 mm? ऑप्शंस हैं 0.176 mm, 0.717 mm, 0.713 mm, 0.185 mm। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका ऑनर्स फैक्ट्री 2017 में भी पूछा गया है, जहां पे उसका जो आंसर दिया गया था वो आंसर आपका गलत दिया हुआ था। और दूसरी बात, ये काफी सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को क्वेश्चन किया कि सर इसका आंसर मतलब मिस क्यों हो रहा है, जबकि इसका आंसर ए आना चाहिए। तो मैं आपको इसके सॉल्यूशन पे लेके चलता हूँ, इसका सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन पे आप देखेंगे सबसे पहले कि इस माइक्रोमीटर की जो जीरो एरर है वो प्लस 0.01 mm है, ना कि 0.0001 mm। ठीक है, ओके दोस्तों। तो हम देखते हैं यहाँ पे डिस्कस जो हमने किया हुआ है, डिस्कस में हमने आपको बताया हुआ है कि जो वास्तविक मान होता है, वास्तविक मान मतलब एक्चुअल जो डायमीटर होता है, किसी शाफ्ट का जो डायमीटर होता है या किसी शाफ्ट का जो इनर डायमीटर जो एक्चुअल होता है, उसकी बात की जा रही है, वो परिशुद्ध मान होता है। और उस पे यदि हमको कोई रीडिंग लेना चाहते हैं, अगर हम लोग उस पर कोई रीडिंग लेना चाहते हैं माइक्रोमीटर से या वर्नियर कैलिपर से, इन केस अगर वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर में यदि त्रुटि होती है तो हम लोग परिशुद्ध मान की गणना कैसे करते हैं, या फिर यदि परिशुद्ध मान दिया गया है तो हम लोग किसी माइक्रोमीटर को या आउटसाइड माइक्रोमीटर को किस रीडिंग पर सेट करते हैं, उसके लिए एक आपको यहाँ पे फार्मूला दिखाई दे रहा है। ये फार्मूला काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कि वास्तविक मान प्लस माइनस त्रुटि इज इक्वल मापित मान, अर्थात एक्चुअल रीडिंग प्लस माइनस एरर इज इक्वल मेजरिंग एरर। तो यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब होता है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, इस टाइप के क्वेश्चन पे आपको विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको किसी जॉब का साइज ऑलरेडी दिया हुआ है, किसी जॉब का साइज ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन आपको माइक्रोमीटर को सेट करने के लिए बोला गया है, और माइक्रोमीटर को सेट करने के लिए उस माइक्रोमीटर में इतनी एरर भी है। तो एरर को, जो एरर होती है उस एरर को उसी फॉर्म में क्या कर देते हैं हम लोग, मेजरिंग रीडिंग के साथ क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, घटा देते हैं। जैसे कि अगर पॉजिटिव एरर होती है तो पॉजिटिव एरर को हम लोग क्या कर देते हैं, सीधे सीधे इसमें जोड़ देते हैं। और यदि नेगेटिव एरर है तो नेगेटिव एरर को क्या करते हैं, सीधे सीधे एक्चुअल रीडिंग से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अब काफी सारे स्टूडेंट का ये कहना है कि सर माइक्रोमीटर की जो पॉजिटिव एरर है, पॉजिटिव एरर के बाद जो हम लोग सूक्ष्म मान लेकर आते हैं, जो हम लोग परिशुद्ध मान लेकर आते हैं, परिशुद्ध मान लाने के लिए जो पॉजिटिव एरर होती है, पॉजिटिव एरर को हम लोग घटा देते हैं, जबकि जो हमारी नेगेटिव एरर होती है, नेगेटिव एरर को हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो डियर गाइस, एकदम सही है, आप लोगों ने सही सुना है। मैं भी आपको वही सलाह दूंगा कि माइक्रोमीटर में पॉजिटिव एरर है तो रीडिंग निकालते समय पॉजिटिव एरर को घटा दिया जाता है और नेगेटिव एरर को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। परंतु ये क्वेश्चन उस टाइप का नहीं है। क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी परिशुद्ध मान दिया गया है। परिशुद्ध मान देने का मतलब होता है जो एक्चुअली मान उस किसी कंपोनेंट का है। सपोज दैट इस कंपोनेंट का एक्चुअल जो साइज है वो आपका कितना है, 0.175 मिलीमीटर है। परंतु जब आप इसको माइक्रोमीटर से मापना चाहते हो तो माइक्रोमीटर से मापते समय इसका मान एक्चुअली में कितना आना चाहिए,
तो माइक्रोमीटर में ऑलरेडी आपको एरर दी हुई है, 0.01 mm की एरर दी हुई है। तो माइक्रोमीटर को सेट करते समय आपको इस एरर को क्या कर देना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो ये फार्मूले पे आपको क्या करना पड़ेगा, मान को रखना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से हमारा आंसर निकल कर क्या जाता है आप देखेंगे, यदि 0.175 प्लस 0.01 mm इज इक्वल कितना हो जाएगा, 0.185 mm। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल कर आ जाता है, डी आंसर हमारा यहाँ से निकल कर, डी हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से हमारा डी आंसर निकल कर आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन के बेसिक पे ध्यान से देखना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है 5 मिलीमीटर लीड स्क्रू वाली लेथ पर 2.5 mm पिच की थ्रेड काटने के लिए लीड स्क्रू को घुमाना चाहिए। द लीड स्क्रू मस्ट बी रोटेटेड टू कट अ थ्रेड ऑफ 2.5 मिलीमीटर पिच ऑन अ लेथ विथ 5 mm लीड स्क्रू। ऑप्शन है, स्पिंडल के एक चक्कर में 2 चक्कर घुमाना चाहिए लीड स्क्रू को, स्पिंडल के एक चक्कर में 1 चक्कर ही लीड स्क्रू को घुमाना चाहिए, स्पिंडल के एक चक्कर में आधा चक्कर लीड स्क्रू को घुमाना चाहिए, या फिर स्पिंडल के एक चक्कर में 4 चक्कर हमको लीड स्क्रू को घुमाना चाहिए। तो ये हमारा जो सूत्र बनता है, ये हमारा चेंज गियर से फार्मूला बनता है। तो मैं आपको चेंज गियर के सॉल्यूशन पे सबसे पहले लेके चलता हूँ। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे देखेंगे हम लोग, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस में हमने आपको बताया हुआ है कि जो आपका चेंज गियर है, चेंज गियर का जो फार्मूला होता है। तो एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, चेंज गियर की सीरीज अभी जस्ट मैं बनाया हुआ हूँ। यदि आपको चेंज गियर के बारे में एकदम क्लियर सटीक जानकारी लेना है कि किस तरह से चेंज गियर की गणना की जाती है, इसके फार्मूले क्या होते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कराई गई है चेंज गियर फाइनल पार्ट से। तो फाइनल पार्ट में जाके आप चेंज गियर की गणना करने के सारे फार्मूले वहां से देख सकते हैं, और पैटर्न को ग्राउंड लेवल से हाई लेवल तक के आप क्वेश्चन वहां पे देख सकते हैं। चलिए हमको चेंज गियर में देखेंगे। चेंज गियर में सबसे पहले आपका ड्राइवर आता है, ड्राइवर और अपॉन पे ड्रिवन आता है। ड्राइवर से तात्पर्य होता है वर्क, जिसपे लीड वर्क की लीड या पिच, जिस कार्यखंड में हमको चूड़ी काटना होता है उसकी लीड या फिर पिच mm में, अपॉन पे लेथ मशीन में जो लीड स्क्रू होता है उस लीड स्क्रू की लीड या पिच mm में। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि दोनों ही पिच आपको mm में दी गई है। इसका मतलब ये है कि मैट्रिक लेथ पे मैट्रिक चूड़ी ही काटना है। अब आपका जो जॉब घूमता है, जॉब घूमता है आपके स्पिंडल के रोटेशन पे। स्पिंडल का रोटेशन के आगे हम लोग स्पिंडल को जब लेकर आते हैं स्पिंडल गियर से टम्बलर गियर यूनिट होते हुए, और टम्बलर गियर यूनिट से होते हुए लीड स्क्रू गियर तक जब रोटेशन आती है, तो वहां तक काफी सारे गियरों का प्रयोग किया जाता है। ये गियर मैं आपको अभी बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अब आप देखेंगे यहाँ पे कि आपकी जो वर्क की लीड या पिच mm में दी गई है वो कितनी है, 2.5 mm है। ये वर्क की लीड है, और जो लीड स्क्रू की लीड है वो कितनी है, 5 mm है। अर्थात जब हम इसको काटेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। अब आप 1/2 में आप क्या कर सकते हैं, 20/20 का क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 20/40 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कि जब अगर ये 20/40 आ जा रहा है, इसका तात्पर्य है कि आपके ड्राइवर गियर में दांतों की संख्या कितनी है, 20 है, और ड्रिवन गियर में दांतों की संख्या कितनी है, 40 है। यानी कि जब हम लोग ड्राइवर गियर को एक बार और दूसरी बार जब हम लोग घुमा देंगे, तब जाके आपका जो ड्रिवन गियर है वो आपका एक बार घूमेगा। तो तात्पर्य आपका क्या हो जाएगा यहाँ से कि जब हम लोग किसी स्पिंडल को जब हम लोग 2 बार घुमाएंगे तब जाके आपका जो ड्रिवन गियर है अर्थात लीड स्क्रू का जो गियर है वो आपका एक बार घूमेगा। यानी कि यदि हम लोग इसको एक बार घुमाते हैं तब तक आपका ये कितना घूमेगा, ओनली आधा घूमेगा। कितना घूमेगा आपका लीड स्क्रू, ओनली हाफ घूमेगा। तो आपका यहाँ से देखेंगे आंसर, आपका आंसर निकल कर के आ जाता है, स्पिंडल के एक चक्कर में आपका जो लीड स्क्रू है वो कितना घूमेगा, आपका आधा घूमेगा। इसके डायरेक्शन में आपको इसके डायग्राम पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे आपको डायग्राम बता रहा हूँ मैं। डायग्राम में आप देखेंगे, डायग्राम में यहाँ पे आपका ये स्पिंडल गियर लिखा हुआ है, ये स्पिंडल गियर है। अर्थात ये स्पिंडल के साथ ही हम लोग किसी जॉब को क्या करते हैं, अटैच करते हैं। जॉब, अब आपका जो स्पिंडल होता है, स्पिंडल को घुमाने पर आपका ये जो लीड स्क्रू है, ये लीड स्क्रू कितना घूमना चाहिए। तो आप यहाँ पे वैसे भी देख रहे हैं कि अगर इस स्पिंडल गियर में दांतों की संख्या कितनी है, 20 है, और इस लीड स्क्रू में गियर में दांतों की संख्या कितनी है, 40 है। तो आप देखेंगे कि जब हम लोग इस 20 को 20 दांतें एक बार घूम जाएंगे और 20 दांतें एक बार घूम जाएंगे, यानी कि 20-20 करके जब 2 बार दांतें घूम जाएंगे तब जाके आपका ये वाला गियर एक चक्कर में कंप्लीट हो पाएगा। यानी कि आपको जब हम लोग केवल सिर्फ इस स्पिंडल गियर को एक राउंड में पूरा घुमा देंगे तब जाके आपका ये सिर्फ कितना घूमेगा, ओनली आधा घूमेगा। तो यहाँ से आपका ये आंसर क्लियर होता है। क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर हमारा जो निकल कर आ जाता है वो आ जाता है हमारा आंसर निकल कर, स्पिंडल के एक चक्कर में हम लोग लीड स्क्रू को आधा चक्कर घुमाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, गियर व्हील में 36 दांत और 3 मिलीमीटर मॉड्यूल हो तो इसकी पिच व्यास है। द गियर व्हील हैज 36 टीथ एंड 3 mm मॉड्यूल। इट्स
पिच डायमीटर इज, ऑप्शंस है 12 mm, 75 mm, 80 mm और 108 mm। हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन पे आते हैं हमारे। तो सॉल्यूशन पे आप देखेंगे हमने डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे डिस्कस पे हमने फार्मूला आपको बताया हुआ है कि जो मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल अर्थात m, स्मॉल m बराबर होता है पिच सर्किल डाया अर्थात पिच डाया अपॉन पे नंबर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ अर्थात गियर में जितने भी टीथ की संख्या है वो। तो यहाँ पे पिच सर्किल डाया बराबर हो जाएगा, आप देखेंगे पिच सर्किल डाया बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टीथ का मॉड्यूल में गुणा हो जाएगा। तो मॉड्यूल आपको दिया हुआ है 3 और नंबर ऑफ टीथ दिए हुए 36, तो आंसर कितना जाता है आपका 108। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल कर क्या आ जाता है, यहाँ से हमारा आंसर निकल कर आ जाता है 108 mm। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है सॉलिड ट्राई स्क्वायर का ब्लेड स्टॉक के साथ जुड़ा होता है। द ब्लेड ऑफ द सॉलिड ट्राई स्क्वायर इज अटैच्ड टू द स्टॉक। ऑप्शन है काउंटर सिंक रिवेट द्वारा, बाय काउंटर सिंक रिवेट, पेन हेड रिवेट द्वारा, बाय पेन हेड रिवेट, हेडलेस रिवेट द्वारा, बाय हेडलेस रिवेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका जो सॉलिड ट्राई स्क्वायर होता है, सॉलिड ट्राई स्क्वायर की जब हम लोग बात करते हैं तो जो सॉलिड ट्राई स्क्वायर होता है, सॉलिड ट्राई स्क्वायर की ब्लेड होती है और इस ब्लेड के साथ आपका एक स्टॉक जो होता है जुड़ा हुआ होता है। इस स्टॉक को हम लोग हेडलेस रिवेट के माध्यम से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या क्लियर हो जाता है, हेडलेस रिवेट आंसर हमारा क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है प्लानिंग मशीन का टूल पोस्ट किस पर लगाया जाता है। व्हाट इज द टूल पोस्ट ऑफ द प्लानिंग मशीन। ऑप्शंस है एप्रॉन्स, क्रॉस रेल, क्लैपर वॉक या फिर कंपाउंड स्लाइड। तो जो आपकी प्लानिंग मशीन होती है, प्लानिंग मशीन का मुख्य यूज कहाँ किया जाता है, जहाँ पे 2 मीटर से लंबे कारखंड जो होते हैं, 2 मीटर से लंबे कारखंड, एकदम सीधे कारखंड जो होते हैं, वहां पे हम लोग प्लानिंग मशीन का प्रयोग करते हैं सरफेस की मशीनिंग करने के लिए। तो जो मशीन का जो टूल पोस्ट होता है वो कहाँ पे लगाया जाता है, क्लैपर बॉक्स में लगाया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन को मैंने आपको क्लियर किया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है माइक्रोमीटर में रैंडम एरर को एक्सीडेंटल एरर भी कहते हैं। यह निम्न में से किस कारण से नहीं होती है। रैंडम एरर्स इन माइक्रोमीटर्स आर आल्सो कॉल्ड एक्सीडेंटल एरर्स विच इज नॉट ड्यू टू विच द फॉलोइंग रीजंस। तो ऑप्शंस है तापमान में अंतर, टेम्परेचर डिफरेंस, देखने में त्रुटि, वेइंग एरर, मापने वाली सतह का स्तर, मेजरिंग सरफेस लेवल या फिर गंदगी, कंपन, डर्ट और वाइब्रेट। तो यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं जो ह्यूमन फैक्टर होते हैं। ह्यूमन फैक्टर का मतलब होता है मानवीय कारण या प्राकृतिक कारण, जैसे कि सूक्ष्म नमी होती है, धूल होती है, वायु में आर्द्रता होती है, वायुमंडल में तापमान में अंतर होता है, मनुष्य में थकान होती है और थकान के कारण उसके देखने में कई बार त्रुटि हो जाती है। तो इस तरह से जो ह्यूमन फैक्टर होते हैं वो ह्यूमन फैक्टर आपके रैंडम एरर को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा कारण है जो कि रैंडम एरर को नहीं दर्शाता। तो तापमान में अंतर ये भी दर्शाता है, देखने में त्रुटि भी दर्शाती है और गंदगी तथा कंपन भी दर्शाता है। सिर्फ हमारा मापने का जो स्तर है, सतह का स्तर है, यह हमारी रैंडम एरर को नहीं दर्शाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा नर्म धातु जैसे कि ब्रास के ट्यूब कर्तन के लिए उपयुक्त हेक्सा ब्लेड की पिच का चयन करना है। ऑप्शंस है 1.8 mm, 1.4 mm, 1 mm या 0.8 mm। तो नर्म धातु जैसे कि ब्रास के ट्यूब के लिए जो हेक्सा ब्लेड की यथोचित पिच होती है वो हमारी कितनी होती है, 1 mm होती है। अब काफी सारे स्टूडेंट को इसमें डाउट होगा कि जो ट्यूब होती है, ट्यूब के लिए तो 0.8 mm पिच रखना चाहिए, लेकिन जो नरम ट्यूब होती है, सॉफ्ट ट्यूब होती है, पतली ट्यूब होती है, उसके लिए हम लोग 0.8 mm का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्रास की ट्यूब की बात की जा रही है, तो ब्रास की ट्यूब के लिए कितनी होती है आपकी, 1 mm होती है। तो यहाँ पे मैं आपको काफी सारी चीज, तो आप यहाँ पे देखेंगे मैंने आपको एक कंप्लीटली चार्ट दिया हुआ है। ये काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस चार्ट से आपके कम से कम 20 से 25-30 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बस आपको चार्ट को याद करने की जरूरत है। जैसे कि आपको यहाँ पे पिच दर्शाया गया है, पिच आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। इसके पश्चात टीथ प्रति सेंटीमीटर, तो कई बार एग्जाम में टीथ प्रति 10 mm या फिर टीथ प्रति सेंटीमीटर भी पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त टीथ प्रति इंच अर्थात टीपीआई के बारे में भी यहाँ पे दर्शाया हुआ है, टीथ प्रति इंच भी दर्शाया हुआ है। क्लासिफिकेशन दर्शाया गया है कि क्लासिफिकेशन में ये कोर्स होती है कि मीडियम होती है या फाइन होती है। टाइप्स ऑफ सेट दर्शाया गया है यहाँ पे, स्टैगर्ड सेट, वेव सेट या फिर बूथ का कॉम्बिनेशन होती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं 1.8 mm पिच की बात करते हैं, तो 1.8 mm पिच में 5 से 6 टीथ प्रति सेंटीमीटर होते हैं अर्थात प्रति 10 मिलीमीटर होते हैं, जिनमें 14 टीपीआई टीथ पर इंच होते हैं। ये कोर्स माध्यम की होती हैं और ये स्टैगर्ड सेट होता है। और ये सॉफ्ट मटेरियल, ब्रॉन्ज, ब्रॉस, सॉफ्ट स्टील, कास्ट आयरन, हैवी एंगल आदि के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं,
1.8 mm पिच का प्रयोग करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके इस सारे चार्ट को नोट कर लीजिए। यहाँ पे जैसे 1.8 mm का दिया हुआ है, तो 1.8 mm में आप देखेंगे ब्रास ट्यूब लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको आंसर क्या लगाया हुआ है, ब्रास ट्यूब आंसर लगाया हुआ है। तो वीडियो को पॉज करके उसको नोट जरूर करें, ध्यान से नोट करो, जरूर करें, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। किसी दिन मैं आपको इस पर एक कंप्लीटली वीडियो बना दूंगा, जहां से आपको इसका बिल्कुल भी आपको क्या होगा, दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो हमारा जो आंसर यहाँ से निकल कर आ जाता है, आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, हमारा आंसर 1 mm। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पृष्ठ कठोरण के लिए प्रथम अवस्था कार्बन व्यापन से है। कार्बन व्यापन का मतलब होता है कार्बन की लेपिंग कर देना, कार्बन को अंदर करना या कार्बन का डिफ्यूजन करना। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है पृष्ठ कठोरण के लिए प्रथम अवस्था कार्बन व्यापन है। कार्बन व्यापन का अर्थ है द फर्स्ट स्टेज फॉर सरफेस हार्डनिंग इन कार्बन डिफ्यूजन। कार्बन डिफ्यूजन इम्पल्स इस्पात खंड का कार्बन प्रतिशत बढ़ना, कार्बन परसेंटेज इंक्रीज ऑफ स्टील सेगमेंट। इस्पात के खंड के कोर का कार्बन प्रतिशत बढ़ना, इंक्रीज इन कार्बन परसेंटेज ऑफ कोर ऑफ स्टील सेक्शन। इस्पात खंड के पृष्ठ का कार्बन प्रतिशत बढ़ना, इंक्रीज कार्बन परसेंटेज ऑफ स्टील सेक्शन सरफेस। इस्पात खंड का कार्बन प्रतिशत ना बढ़ना, नो इंक्रीज इन कार्बन परसेंटेज ऑफ स्टील सेगमेंट। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, कोई ऐसे पार्ट या ऐसे स्टील जिनमें 0.15% कार्बन होता है, जिनमें 0.15% कार्बन होता है, उसकी हार्डनिंग और टेम्परिंग नहीं की जा सकती। अर्थात अब इनकी हार्डनिंग टेम्परिंग नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, केस हार्डनिंग करते हैं या सरफेस हार्डनिंग करते हैं। तो जैसे कि आपका ये कोई जॉब है जिसपे 0.15% कार्बन है, अब यदि हमको इसको हार्ड करना है, इसकी ऊपर जो सरफेस होती है, सरफेस को हमको क्या करना है, हार्ड करना है, अर्थात घिसाव प्रतिरोधकता बनाना है चारों तरफ से, और अंदर का स्टील को हम लोग क्या करना है, अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग नॉर्मल को बनाए रखना है, अर्थात सामान्य बनाए रखना है, ताकि इस पे अचानक लोड पड़ने पर ये टूटे ना। तो देखेंगे आप लोग, ऊपर की ओर केस होता है, ये केस होता है, जबकि अंदर की ओर क्या होता है, कोर होता है। अंदर की ओर क्या होता है, कोर। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इस्पात के पृष्ठ का कार्बन प्रतिशत बढ़ना, अर्थात इस्पात के पृष्ठ में हम लोग कार्बन की परसेंट की मात्रा अगर बढ़ाते जाएं, तो इसे हम लोग बोलते हैं पृष्ठ कठोरण, सरफेस हार्डनिंग मेथड। तो यहाँ से हमारा आंसर क्लियर हो जाता है, इस्पात खंड के पृष्ठ का कार्बन प्रतिशत बढ़ना। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 5S मशीनरी एवं उपकरणों को हमेशा वर्किंग कंडीशन में रखना होता है, उसे कहते हैं। इन 5S machinery and equipments always have to be kept in working condition. It is called Saturn, शीर्षक, सेशो या फिर सिकेट्सू। तो हम यहाँ से आपको लेके चलते 5S के सारे सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे 5S की गणना के हम बारे में बात करते हैं। जो 5S होता है हमारा, 5S एक प्रकार का जापानी वर्ड है जिसका मुख्य प्रयोजन किया जाता है अच्छी गृह व्यवस्था के लिए, और यह कारखानों पे लागू होता है। जो हमारे स्कूल कॉलेज होते हैं, बड़े बड़े परिसर होते हैं, बड़े बड़े भवन होते हैं, प्रशासनिक भवन होते हैं, इन सभी में 5S की पद्धति को लागू किया जाता है। 5S पद्धति की ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, ये कंप्लीट वर्ड आपके जापानीज वर्ड है। कौन से वर्ड है आपके, सारे जापानीज वर्ड है, यानी कि मैं आपको आज जापानी भी सिखाने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन शब्द मेरे पास सिर्फ 5 ही शब्द है जो मैं आपको जापानी बता सकता हूँ, और इसके बाद वाले आप जो देख रहे हैं हमारे इंडियन वर्ड है, अर्थात इसको हम लोग इंडियन फॉर्म में बोल सकते हैं। ये कहना चाहिए कि इंग्लिश फॉर्म में हम लोग इनको क्या बोल सकते हैं। हिंदी के बारे में भी आपको बता रहा हूँ एकदम शॉर्ट शब्दों में कि इनको छोटे से भाषा में इसको हम लोग क्या बता सकते हैं। तो जैसे कि सबसे फर्स्ट दिया हुआ हमारा शहरी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट मतलब छांटना, अर्थात किसी भी सामान को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। जो सामान खराब होता है उसको अलग बना के रख लेते हैं, जो सामान सही होता है उसे हम लोग अलग बना के रख लेते हैं। इन वस्तुओं को हम लोग क्या कर लेते हैं, छांट के अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। अब इसके पश्चात दूसरा हमारा है सैटोन। सैटोन का मतलब होता है क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का मतलब होता है स्ट्रेटन, यानी कि हम लोग जो सामान को छांटे हुए हैं उस सामान को, प्रत्येक सामान को क्या करते हैं, क्रमबद्ध रूप से जमा लेते हैं, ताकि हमको आने वाले समय में याद रहे कि कौन सी चीज कहाँ पे रखी हुई है। तो वो आपका एकदम क्या हो जाता है, सैटोन अर्थात स्ट्रेटन, क्रमबद्ध। थर्ड आ जाता है आपका शैशो। शीशो का मतलब होता है शाइन का मतलब होता है चमकाना, यानी कि जो भी पार्ट आपने छांट के रखे हुए हैं, क्रमबद्ध करके रखे हुए हैं, उन सभी पार्टों को आपको साफ करके चमकाने की प्रक्रिया शीशो के अंतर्गत या शाइन के अंतर्गत आती है। अगला आ जाता है हमारा शिकेट्सू। शिकेट्सू हमारा होता है स्टैंड ड्राइड, यानी कि जो पार्ट भी हमने छांट के रखे हुए हैं उन सभी पार्टों का आपका एक विशेष क्या होना चाहिए, मानक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि
कोई भी पार्ट को हमने छांटा और उठा के रख दिया। प्रत्येक पार्ट का एक क्या होना चाहिए, मानक होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। और देन अंत में जो है, अंत वाली बात है सिट शेक अर्थात सस्टेन। सस्टेन मतलब स्वयं अनुशासन, खुद को अनुशासन में रखना, और जो मशीनें होती हैं उन मशीनों को चालू हालत में बनाए रखने की प्रक्रिया शिट शेक के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से मैं आपको 5S की कंप्लीट फॉर्म बता चुका हूँ। तो हमारा आंसर यहाँ से निकल कर आ जाता है सिट शेक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है टर्निंग कार्य के संबंध में बिल्ट अप एज क्या प्रदर्शित करता है? व्हाट डज द बिल्ट अप एज डिस्प्ले इन रिलेशन टू टर्निंग वर्क? टूल के कटाई हिस्से पर कार्य धातु सामग्री का जुड़ाव, लिंकिंग ऑफ वर्किंग मटेरियल टू द कटिंग पार्ट ऑफ टूल, कार्बाइड टिप को ब्रेजिंग द्वारा जोड़कर कटिंग एज बनाना, क्रिएटिंग अ कटिंग एज बाय ब्रेजिंग द कार्बाइड टिप, क्रेटर वियर के साथ टूल की कटिंग एज ऑफ टूल विथ क्रेटर वियर, कुंद पड़ चुके कटिंग छोड़ का पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लंट कटिंग एज। मैं आपको यहाँ पे टर्निंग टूल का एक फिगर बताने वाला हूँ। तो चलते हैं टर्निंग टूल के फिगर की तरफ। ओके, तो ये हमारा एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, और ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में मैंने आपको क्रेटर के बारे में बता के रखा हुआ है। इस पे मैंने पॉजिटिव रेक एंगल प्रदान किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यदि हम लोग सॉफ्ट मेटल जो होते हैं, मुलायम धातु की जब टर्निंग को काफी ज्यादा हाई स्पीड में घुमाकर जब हम लोग टर्निंग करते हैं, तो उस दौरान सॉफ्ट मेटल में काफी ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण चिप्स निकलने के दौरान, जो आपके चिप्स निकल रहे हैं, चिप्स निकलने के दौरान चिप्स जो होता है आपके कटिंग टूल पे लगातार डिफ्यूजन करता जाता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है डिफ्यूज होता जाता है और अपघर्षण करता रहता है। अपघर्षण करने के दौरान आपके यहाँ से देखेंगे आपके क्रेटर बन जाते हैं, अर्थात कटिंग टूल में कुछ गड्ढे पड़ जाते हैं, जैसे हम लोग क्रेटर बोलते हैं। और दूसरी बात यह कि कटिंग टूल के आगे फॉर्म में आपका जो मेटल जो है, मुलायम धातु का मेटल, वो क्या होने लगता है, बेल्ड होने लगता है। बेल्ड होने मतलब चिपकने लगता है। इस चिपकने को हम लोग बोलते हैं विल्ट अप एज, अर्थात मुलायम धातु को जब काफी ज्यादा स्पीड में जब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल द्वारा काटा जाता है, तो धातु गर्म होकर कटिंग टूल में चिपकने लगती है, बेल्ड होने लगती है, जिसे हम लोग बोलते हैं विल्ट अप एज। तो यहां से हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। टूल के कटाई हिस्से पर धातु सामग्री का जुड़ाव, लिंकिंग ऑफ वर्किंग मटेरियल टू द कटिंग पार्ट ऑफ द टूल। तो यहां से हमारा टर्निंग कार्य में संबंध में बिल्ट अप एज क्लियर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मार्किंग मीडिया सूखने में अधिक समय लेता है? Which of these marking media takes longer to dry? ऑप्शंस है चाक पाउडर, पर्शियन ब्लू, कॉपर सल्फेट, सेल्यूलोज लेकर। तो हम बात कर लेते हैं मार्किंग मीडिया की सबसे पहले। तो जब आप वर्कशॉप पे जॉब बनाते हैं, तो जॉब बनाने के दौरान उसमें एक मार्किंग कार्य आता है। तो मार्किंग कार्य करने के लिए हम कोई भी मार्किंग को करें तो स्टील पार्ट में से कौन सी प्रोसेस करें कि हम लोग मार्किंग कार्य कर सकें? तो फिर हम लोग क्या करते हैं, चौक पाउडर को या फिर कॉपर सल्फेट को या सेल्यूलोज लेकर को हम लोग क्या करते हैं, लेके इसमें पूरे में क्या लगा लेते हैं, परत लगा लेते हैं। इस परत लगाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटिंग बोलते हैं, जिसे कोटिंग के लिए मार्किंग मीडिया का प्रयोग करते हैं। अर्थात ये जो मीडिया हमने प्रयोग किया, ये मीडिया कौन सा हो जाएगा, आपका मार्किंग मीडिया। अब इस मार्किंग मीडिया के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जॉब को सरफेस प्लेट पर या फिर एंगल प्लेट पर टिकाकर या किसी विशेष डाटम पे स्थित करके फिर हम लोग क्या करते हैं, हाइट गेज से या सरफेस गेज से हम लोग क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। तो जो हम लोग मार्किंग करते हैं, जैसे कि हमको एक कर्व बनाना है तो ये हमने कर्व की मार्किंग कर ली, या फिर हमको कोई स्ट्रेट लाइन खींची तो हमने इस तरह से हम लोग ने स्ट्रेट लाइन खींच ली। तो ये मार्किंग की प्रोसेस होती है। अब इस मार्किंग की प्रोसेस में जो आपका चाक पाउडर होता है, ये जो चाक पाउडर है आपका, ये चाक पाउडर आपका, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मिस हो गया है। हाँ, तो जो आपका चाक पाउडर होता है, ये चाक पाउडर आपका पानी के साथ यूज किया जाता है, जिसके कारण से जब हम लोग सरफेस पर इसको लगाते हैं तो सरफेस पे जंग लगने की संभावना रहती है, यानी कि जो सरफेस होती है वो जंग लगने के परिणाम स्वरूप बनने लगती है। तो जितनी भी हमारी परिष्कृत सतह होती है वहां पे हम लोग चाक पाउडर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वहां पर हम लोग प्रयोग करते हैं जो हमारे फोर्जिंग किए हुए जॉब होते हैं या फिर जो हमारे कास्टिंग किए हुए जॉब होते हैं, वहां पे हम लोग चाक पाउडर का प्रयोग तारपीन के तेल के साथ करते हैं। अब पर्शियन ब्लू की अगर हम लोग बात करें, पर्शियन ब्लू क्या होता है, तो पर्शियन ब्लू जितने भी हमारे फिनिश वर्क होते हैं, फाइलिंग की गई वर्क या फिर जो
मशीनन की गए सरफेस होते हैं वहां पे हम लोग मार्किंग के लिए पर्शियन ब्लू का प्रयोग करते हैं। पर्शियन ब्लू से मार्किंग करने पर काफी ज्यादा परिष्कृत मात्रा में मार्किंग की जाती है, परंतु पर्शियन ब्लू जो होता है वो सूखने में सबसे ज्यादा समय लेता है। यानी कि हमारा आंसर क्या निकल कर आ जाता है, पर्शियन ब्लू। कॉपर सल्फेट एक प्रकार का जहरीला तत्व होता है जिसे नीला थोथा बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नीला थोथा होता है, नीला थोथा हम लोग किसे बोलते हैं, तो नीला थोथा का जो रासायनिक नाम है वो क्या है आपका, कॉपर सल्फेट। ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जा चुका है। कॉपर सल्फेट जहरीला होता है, तो जहरीला होने के कारण इसका प्रयोग कम से कम किया जाता है और यह भी परिष्कृत की गई सतह पर प्रयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट जॉब की सतह के साथ बहुत ही अच्छी तरह से चिपक जाता है। सबसे अच्छा जो हमारा मार्किंग मीडिया होता है वो होता है सेल्यूलोज लेकर। सेल्यूलोज लेकर व्यापारिक रूप से उपलब्ध एक मार्किंग मीडिया होता है जो कि विभिन्न प्रकार की रंगीन डाइयों में उपलब्ध होता है। तो अलग अलग प्रकार के रंगीन डाइयों में भी उपलब्ध होता है और काफी ज्यादा ये सस्ता भी होता है। तो सेल्यूलोज लेकर ही हम लोग को सबसे ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। हमारा आंसर यहाँ से निकल कर के आ जाता है, पर्शियन ब्लू जो होता है वो सूखने में सबसे ज्यादा समय लेता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बॉन्ड कूल सेटिंग बॉन्ड है? विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज कूल सेटिंग बॉन्ड? ऑप्शन है रेजोनाइट बॉन्ड, रबर बॉन्ड, ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड या फिर मेटल बॉन्ड। तो कूल सेटिंग बॉन्ड का मतलब होता है कि जो हमारे ग्राइंडिंग व्हील होते हैं उन ग्राइंडिंग व्हील में एब्रेसिव व्हील की ठंडी हालत में ही जुड़ जाए, ऐसा बॉन्ड जिसके कारण ग्राइंडिंग व्हील के एब्रेसिव, जो ग्राइंडिंग व्हील होते हैं, ग्राइंडिंग व्हील के एब्रेसिव व्हील की ठंडी हालत में ही क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कूल सेटिंग बॉन्ड। कूल सेटिंग बॉन्ड हमारा कौन सा है? ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड हमारा कूल सेटिंग बॉन्ड है। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट माइक्रोमीटर? माइक्रोमीटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है हमारा क्या है, गलत है? ऑप्शंस है थिम्बल और बैरल में अच्छी फिनिशिंग होना चाहिए। थिम्बल एंड बैरल शुड हैव अ गुड फिनिश। तो जो हमारा माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर में ये हमारा बैरल होता है इस टाइप से, और ये हमारा थिम्बल होता है, ये हमारा थिम्बल होता है। थिम्बल में कई बार नर्निंग का पैटर्न किया जाता है। तो देखेंगे आप यहाँ पे थिम्बल में ग्रेजुएशन होते हैं, ग्रेजुएशन के कारण आपको माइक्रोमीटर को परिशुद्ध अवस्था में होना चाहिए, स्लीव को भी आपको क्या होना चाहिए, परिशुद्ध अवस्था में होना चाहिए। यानी कि आपका ये वाला कथन क्या है, सही है। अगली बार है, मापने वाली दूरी की कुल यात्रा को मापने की सीमा कहा जाता है। यानी कि टूल ट्रेवल ऑफ मेजरिंग स्पिंडल इज कॉल्ड, टूल ट्रेवल ऑफ द मेजरिंग स्पिंडल इज कॉल्ड मेजरिंग रेंज। यानी कि जो आपका स्पिंडल होता है मापने की सीमा में जितनी भी यात्रा करता है उसे हम लोग मापने की सीमा कहते हैं। मापने की सीमा से तात्पर्य होता है माइक्रोमीटर की सीमा कहां से कहां तक होती है, 0 से 25 mm होती है या फिर 25 से 50 mm होती है। तो इस तरह से आपकी माइक्रोमीटर की रेंज होती है। यानी कि ये हमारा भी क्या हो जाता है, ये भी सही हो जाता है, ये भी सही हो जाता है। अब अगला दिया हुआ है हमारा, बैरल की सतह के व्यास में अंशांकन 5 मिलीमीटर का होना चाहिए। यानी कि अगर हमारा ये बैरल है, ये हमारा बैरल होता है, बैरल की सतह व्यास में अंशांकन कितना होना चाहिए, 5 मिलीमीटर होना चाहिए। तो आपका यहाँ से ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो रहा है। इस क्वेश्चन में आपका इधर बैरल के स्थान पे एक्चुअली में थिम्बल आना चाहिए था। अगर यहाँ पे आपका थिम्बल आ जाता है तो ये वाला आंसर आपका क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। क्यों इनकरेक्ट हो जाता है? क्योंकि बैरल की सतह व्यास में अंशांकन 5 मिलीमीटर होना चाहिए, जबकि आपके बैरल में जो अंशांकन होते हैं, जो थिम्बल में अंशांकन होते हैं, थिम्बल में अंशांकन ओनली 50 डिवीजन में होते हैं, 50 ग्रेजुएशन में होते हैं। तो आपका यहाँ से वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। मैं इस क्वेश्चन को सुधार लेता हूँ। यहाँ पे आंसर आपका थिम्बल होना चाहिए। बाकी आपका ये वाला आंसर, अगर यहाँ पे थिम्बल होगा तो आपका ये वाला आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। बाकी आंसर आपसे क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। इसलिए सॉरी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, ढलवा लोहे का श्रिंकेज अलाउंस होता है, कास्ट आयरन श्रिंकेज अलाउंस इज। कास्ट आयरन का श्रिंकेज अलाउंस यानी कि जो हमारे जो पार्ट होते हैं, जो कि हमारी कास्टिंग किए जाते हैं या फोर्जिंग किए जाते हैं, तो उस पर अलग अलग पैटर्न मेकर द्वारा कुछ श्रिंक करके अलाउंस रखे जाते हैं ताकि ठंडे होने के पश्चात कार्य को अच्छी तरह से मापा जा सके और सही साइज में मापा जा सके। तो आपका जो कास्ट आयरन का जो श्रिंकेज अलाउंस होता है, प्रत्येक 100 मिलीमीटर लंबाई की अगर हम लोग बात करें, यदि स्टैंडर्ड स्टील रूल में ये माप आपकी 100 मिलीमीटर होती है, तो कास्ट आयरन के लिए हम लोग इसको जो श्रिंकेज अलाउंस बनाते हैं, जो श्रिंक रूल बनाते हैं, उस पे कितना लेते हैं, 101 लेते हैं। यानी कि मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी ये है कि मटेरियल जब गर्म होता है तो वो क्या हो जाता है, फैल जाता है, और जब ठंडा हो जाता है तो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो हम लोग जो आपके पैटर्न मेकर होते हैं वो धातु की गर्म अवस्था में ही क्या लेते हैं, माप लेते हैं। तो सिकुड़ने के पश्चात वह सही अवस्था में जाए, इसीलिए
जो स्टील रूल का इंच होता है वास्तविक इंच से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। श्रिंक रूल का जो इंच होता है वो वास्तविक इंच से क्या हो जाता है, बड़ा रखा जाता है, जो कि 1/10 से 60/16 इंच प्रति फुट के रेंज में क्या रखा जाता है, बड़ा रखा जाता है। तो कास्ट आयरन के लिए जो श्रिंकेज अलाउंस हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1 mm प्रति 100 mm क्या हो जाएगा हमारा श्रिंकेज अलाउंस हो जाएगा। अब हम आपको श्रिंकेज अलाउंस के और भी तत्व बता देते हैं जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कास्ट आयरन का बताया हुआ है, कास्ट आयरन के साथ माइल्ड स्टील का बताया हुआ है। माइल्ड स्टील के लिए 2.1 mm प्रति 100 mm होता है, और नॉन फेरस मेटल जैसे कि एल्यूमिनियम तथा ब्रास के लिए कितना होता है, या कॉपर के लिए 1.6 mm प्रति 100 mm होता है। तो इनको वीडियो में पॉज करके आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्रॉस फाइलिंग में फाइल को वाइस के अक्ष से कितने कोण पर रखा जाता है। एट व्हाट एंगल इज द फाइल प्लेस्ड इन द क्रॉस फाइलिंग फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वाइस। ऑप्शन है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। तो क्रॉस फाइलिंग की हम लोग बात करते हैं, ये जो हमारा जॉब होता है, इस जॉब पे हम लोग क्या करते हैं, वाइस के 45 डिग्री पे खड़े होके सबसे पहले 45 डिग्री में फाइलिंग करते हैं, और फिर वाइस की दूसरी दिशा में खड़े होकर 45 डिग्री पे क्या करते हैं, फाइलिंग करते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस फाइलिंग, जो कि की जाती है 45 डिग्री पे की जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द हार्डनेस ऑफ मेजरिंग फेसेस ऑफ एनविल एंड स्पिंडल। एनविल और स्पिंडल के फेस को मापने की कठोरता क्या है। तो माइक्रोमीटर की यहाँ पे बात की जा रही है। माइक्रोमीटर के जो आपके एनविल होते हैं और स्पिंडल होते हैं, यानी कि आपका ये स्पिंडल और ये आपका एनविल है, तो इनके जो फेस होते हैं, मेजरिंग फेस, इन मेजरिंग फेस की जो कठोरता होती है वो 800 हार्डनेस विकर्स होती है। कितनी होती है, 800 हार्डनेस विकर्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, किसी बोरिंग कार्य के दौरान टूल में 1.5 mm की विस्थापना होती है, तो कार्य के व्यास में परिवर्तन होगा। 1.5 mm इन द टूल ड्यूरिंग एनी बोरिंग वर्क, इफ द वर्क इज रिप्लेस्ड डायमीटर ऑफ द वर्क विल चेंज। ऑप्शन है 0.71, 75 mm, 1.5 mm, 3 mm, नॉन ऑफ दिस। तो बोरिंग की हम लोग बात करते हैं कि किसी जॉब कार्य में जब पहले से कोई ड्रिलिंग होल किया जाता है, और ड्रिलिंग होल को जब हम लोग क्या करते हैं, बड़ा करते हैं, तो बड़ा करने की जो प्रोसेस होती है, ऑलरेडी आपका पहले से ड्रिलिंग होल किया गया था और इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। तो बड़ा करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोरिंग कहते हैं। बोरिंग हमेशा आपकी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल द्वारा की जाती है। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को जब हम लोग जितना भी हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर हम लोग क्या करते हैं, फीड देते हैं, तो मेटेरियल आपका दोनों तरफ से निकलता है। यानी कि मेटेरियल कितना निकलेगा, मेटेरियल आपका निकलेगा, ये हमने यहाँ पे 2 mm की फीड दी के रखी हुई है, तो आपका मेटेरियल 2 mm यहाँ से भी निकलेगा और 2 mm यहाँ से निकलेगा, यानी कि कुल मेटेरियल कितना निकलेगा आपका, 4 mm। अब आपकी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में 1.5 mm दिया हुआ है, तो 1.5 mm का दुगुना कितना हो जाएगा, 3 mm। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से 3 mm क्लियर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी वर्कपीस की लंबाई 400 mm हो तथा टेपर की मात्रा 1:50 हो, तो टेलस्टॉक ऑफसेट क्या होगा। If the length of a workpiece is 400 mm and the taper 1:50, what will be the tailstock offset? Options है 4.5 mm, 4 mm, 5.0 mm, 3.5 mm। हम आपको इसके सॉल्यूशन पर लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है, डिस्कस पे आप देखेंगे कि जब टेपर रेशियो दिया जाता है तो टेलस्टॉक ऑफसेट की मात्रा निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है, और सूत्र होता है आपका टेलस्टॉक ऑफसेट इज इक्वल टेपर रेशियो इनटू कैपिटल L अपॉन पे 2, जहां पर कैपिटल L आपकी जॉब की लंबाई होती है और टेपर रेशियो आपका दिया हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आपका टेपर रेशियो आपका कितना दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है, जॉब की लेंथ दी हुई है 400 mm। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना जाएगा आपका, 4 mm आंसर निकल कर यहाँ से आ जाएगा। तो हमारा यहाँ से आंसर निकल कर क्या आ जाता है, आंसर निकल कर आ जाता है हमारा यहाँ से 4 mm आंसर निकल कर आ जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, एक गोल ट्यूब व पाइप को धारण करने वाले वाइस को अन्य किस नाम से जाना जा सकता है। द वाइस होल्डिंग अराउंड ट्यूब एंड पाइप कैन ऑल्सो बी नाउन बाय व्हाट अदर नेम। ऑप्शन है यू क्लैम्प, सी क्लैम्प, टूल मेकर्स क्लैम्प या फिर बट क्लैम्प। तो यहां से जो हमारा आंसर जो निकल कर आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सी क्लैम्प। आंसर क्या निकल कर आ जाएगा हमारा, सी क्लैम्प। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, स्टील की सतह को किसके द्वारा फिनिश किया जाता है ताकि उस पे जंग ना लगे और चमक भी ना पड़े।
The surface of steel is finished by foam. It does not rust and also reduce the gloss. Options है brass, aluminium, mild steel या फिर satin, chrome. तो स्टील की सतह को फिनिश किया जाता है ताकि उसमें जंग न लगे और चमक भी कम ना हो। तो इसके लिए हम लोग क्रैम की फिनिशिंग करते हैं, सैटिन क्रोम की फिनिशिंग कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंगुस्ताने अर्थात थंब डाउन की अक्षीय उन्नति 1 माइक्रोमीटर में पिच के रूप में जाना जाता है। जब अंगुस्ताना पूर्ण करेगा, द एक्सेल एलिवेशन ऑफ द थंब डाउन इज नाउन एज द पिच इन अ माइक्रोमीटर व्हेन द थिम्बल विल। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो आपका थिम्बल होता है, माइक्रोमीटर का जो थिम्बल होता है, ये माइक्रोमीटर का थिम्बल है आपका, और इस माइक्रोमीटर के थिम्बल को माइक्रोमीटर की पिच के रूप में जाना जाता है। माइक्रोमीटर की पिच के रूप में कब जाना जाएगा, जब आपका ये थिम्बल आपका पूर्ण एक चक्कर क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। यानी कि आपका एक कंप्लीट चक्कर होना चाहिए, तब जाके आपका पिच के रूप में माइक्रोमीटर का जाना जाएगा। थिम्बल जब एक पूर्ण चक्कर घूमकर आ जाता है तो वह 0.5 mm ट्रेवल करता है, जो कि आपकी माइक्रोमीटर की क्या होती है, पिच होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से क्या क्रॉसिंग फाइल का दूसरा नाम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अनदर नेम फॉर द क्रॉसिंग फाइल? ऑप्शंस हैं फिश बैक फाइल, ओवल सर्कल फाइल, सैड वैली फाइल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपकी क्रॉसिंग फाइल होती है, क्रॉसिंग फाइल के नाम आपका फिश बैक फाइल भी होता है, आपका सैड वैली फाइल भी होती है। तो ओवल सर्कल फाइल जो होती है हमारी, ये इसका नाम नहीं होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओवल सर्कल फाइल। अगला क्वेश्चन है, लेथ कटाई टूल की चिपिंग ऑफ रखने के लिए क्या करना चाहिए? चिपिंग ऑफ रोकने के लिए, चिपिंग ऑफ का मतलब होता है व्हाट मेजर शुड बी टेकन टू प्रिवेंट द चिपिंग ऑफ ऑन द लेथ कटिंग टूल? कटिंग स्पीड घटाएं, डिक्रीज कटिंग स्पीड, फीड दर घटाएं, डिक्रीज फीड रेट, नेगेटिव टॉप रेक का प्रयोग करें, यूज नेगेटिव टॉप रेक, नोज रेडियस को कम करें, रिड्यूस नोज रेडियस। तो लेथ कटाई टूल की चिपिंग ऑफ से तात्पर्य होता है कि जो आपका लेथ कटिंग टूल होता है, लेथ कटिंग टूल आपका जल्दी से घिसे ना, तो जल्दी से ना घिसे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव टॉप रेक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाता है, क्लियर, नेगेटिव टॉप रेक एंगल का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पैरेलल ब्लॉक कितने ग्रेड में उपलब्ध होते हैं? हाउ मेनी ग्रेड्स ऑफ पैरेलल ब्लॉक आर अवेलेबल? ऑप्शंस है ए बी सी ग्रेड, ऑप्शंस है 1 and 2 ग्रेड, ए एंड बी ग्रेड, 1 2 3 ग्रेड। तो आपके जो पैरेलल ब्लॉक होते हैं, पैरेलल ब्लॉक आपके ए एंड बी ग्रेड में क्या होते हैं, आपके उपलब्ध होते हैं। और यहाँ पर जो बी ग्रेड होता है वो ए ग्रेड की अपेक्षा कम परिशुद्ध होता है, और ए ग्रेड आपका बी ग्रेड की अपेक्षा ज्यादा परिशुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस सुरक्षा चिन्ह का आकार वर्गाकार होता है? बैकग्राउंड हरे रंग की तथा चिन्ह सफेद रंग का होता है। विच सेफ्टी साइन इन स्क्वायर इन शेप बैकग्राउंड आर ग्रीन एंड द सिंबल इज व्हाइट? ऑप्शंस है आदेशात्मक, मैंडेटरी साइन, प्रोविजन साइंस, वार्निंग साइन या फिर इंफॉर्मेशन साइन। तो मैं आपको ये साइन के बारे में पहले बता देता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ से आंसर क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये जो साइन आपको दिखाई दे रहा है, साइन में आपका जो आपका बैकग्राउंड है, सबसे पहले तो इसका शेप आपका वर्गाकार है और बैकग्राउंड ग्रीन कलर का है, जबकि इस पे जो पृष्ठभूमि बनी हुई है वो आपके व्हाइट रंग की पृष्ठभूमि बनी हुई है। इस टाइप के साइन आपके इन्फॉर्मेशन साइन होते हैं, अर्थात सूचनात्मक चिन्ह होते हैं, जो कि आपको सूचना देते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे आपको ये सूचना दे रहा है कि आगे किसी प्रकार की डिस्पेंसरी है या किसी प्रकार की हॉस्पिटल सुविधा आपको प्राप्त हो सकती है, तो ये आपका इन्फॉर्मेशन साइन है। आप इसका यूज करें अथवा ना करें, ये आप पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्लाइंब मिलिंग के संबंध में मिलिंग कटर हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उपयुक्त है? लेफ्ट हैंड कटिंग, कार्बाइड के कटर दांतों का प्रयोग, अधिक रेख तथा अवकाश कोण, कटर के दांते उसकी धुरी की सीधी में होना चाहिए। तो हाँ, यहाँ से हमारा आंसर निकल करके आ जाता है अधिक रेख तथा अवकाश कोण। क्लाइंब मिलिंग, क्लाइंब मिलिंग किसे बोलते हैं? जो हमारी डाउन मिलिंग प्रक्रिया होती है, डाउन मिलिंग प्रक्रिया को हम लोग क्लाइंब मिलिंग के नाम से जानते हैं। और जो हमारी अप मिलिंग प्रक्रिया होती है, अप मिलिंग प्रक्रिया को कन्वेंशनल मिलिंग प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, फेसिंग टूल का पॉइंट एंगल रखा जाता है 45 डिग्री, 50 डिग्री, 65 डिग्री या फिर 58 डिग्री। तो फेसिंग क्या होता है? किसी बेलनाकार कारखंड के सिरे को समतल बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फेसिंग कहलाती है। और ये जो आपका जो टूल हो रहा है, इस टूल का जो एंगल होता है वो एंगल कितना होना चाहिए? 58 डिग्री होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, गन बैरल बनाने के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जाता है?
विच मशीन इज यूज टू मेक गन बैरल? ऑप्शन है लेथ मशीन, बोरिंग मशीन, शेपर मशीन या फिर मिलिंग मशीन। तो गन बैरल से काफी सारे स्टूडेंट को ये डाउट था कि गन बैरल में तो हम लोग बोरिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिए आप लोग, बोरिंग मशीन का प्रयोग तब किया जाता है जब गन बैरल के बोर को फिनिश किया जाता है या बोरिंग की जाती है। अभी हम लोग केवल क्या कर रहे हैं, गन का बैरल बना ले रहे हैं। गन मतलब होता है आपकी जो तोप होती है, उस तोप को गन का बैरल बोला जाता है। तोप का जो आप जहां से गोला आके निकलता है, उस गोले को हम लोग क्या बोलते हैं, गन बैरल बोलते हैं। तो इसकी आउटर वाली जो व्यवस्था है, आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस को बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? लेथ मशीन का प्रयोग करेंगे। और इसके अंदर जो बोर होता है, अंदर के बोर को बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बोरिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अग्निशामक पीतल का बना होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फायर एक्सटिंग्विशर मेड ऑफ ब्रास? ऑप्शन है CO2, ड्राई एक्सटिंग्विशर, CTC एक्सटिंग्विशर या फिर फोम फायर एक्सटिंग्विशर। तो यहां से हमारा आंसर निकल करके आ जाता है CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सटिंग्विशर पीतल का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंकिंग डाई और पंच निर्माण में किस प्रकार के फिट का प्रयोग किया जाता है? व्हाट टाइप ऑफ फिट इज यूज्ड इन ब्लैंकिंग डाई एंड पंच मैन्युफैक्चरिंग? ऑप्शन है रनिंग फिट, स्लाइडिंग फिट, ड्राइविंग फिट या फिर फोर्स फिट। तो आपकी ब्लैंकिंग डाई और पंच के निर्माण में हमेशा स्लाइडिंग फिट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपका ये फर्स्ट जो UPSSC का जो पेपर था वो आपका क्या होता है, यहाँ से क्लियर हो जाता है। अच्छा, अब आप यदि UPSSC के और आगे के भी पेपर देना चाहते हैं जो कि अभी टोटल फ्री चल रहे हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराई गई है। यदि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को इसको लाइक जरूर करें, और यदि आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले आपको वीडियो प्राप्त हो सके। इसके साथ ही आपके फ्यूचर, एक गुड फ्यूचर की कामना करते हुए सक्सेस जोन के साथ बने रहिए। सक्सेस जोन, नमस्कार।